नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का विषय जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर जब भी हम चर्चा के केंद्र में लाते हैं तो फिर अभी तक उसके जिक्र के साथ ही शुरू हो जाती थी अशांति, इंसर्जेंसी, सेना और आतंकवादी और तमाम चीजें। ज्यादा सुरक्षा करनी चाहिए और ज्यादा आर्मी भेजी जाए, आर्मी कितनी कम है, आर्मी इतनी कम क्यों है, तमाम चीजें। लेकिन शायद ये पहली बार बहुत सालों के बाद ये मौका आया है कि जब हम ये बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर से सेना की वापसी वापसी जम्मू कश्मीर से, ऐसा क्यों। आज के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। गौरव प्रधान जी न सिर्फ एक राष्ट्रवादी चिंतक हैं, बल्कि भारत के डिफेंस और खास तौर से जो बड़े खास इलाके हैं, जम्मू कश्मीर उनमें से एक है, नॉर्थ ईस्ट है, और तमाम ऐसी इलाकों पर बहुत गहरी पकड़ ही नहीं बल्कि जमीनी कामों से जुड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा इससे विशाल परिचय देना उससे बेहतर है कि हम उनसे सीधे बातचीत शुरू करें। गौरव जी नमस्कार। नमस्ते अविनाश भाई, कैसे हैं? बढ़िया। गौरव जी, मैंने जैसे शुरू में ही कहा अपने दर्शकों से बातचीत करते हुए कि जम्मू कश्मीर का जब भी जिक्र आया है तब हमेशा ये हुआ है कि वहां आतंकवाद, वहां ज्यादा सेना, वहां पुलिस, वहां सतर्कता, अर्धसैनिक बल, दिस दैट। इसके अलावा शांति की बहुत कम बात हुई है। लेकिन धारा 370 और कैपिटल 35 कैपिटल ए के हटने के बाद ये बहुत दिनों मेरे ख्याल से सालों के बाद ऐसी चर्चा है कि जम्मू कश्मीर से धीरे धीरे चरणों में, कई स्टेप्स में सेना का डिप्लॉयमेंट कम किया जाएगा, घटाया जाएगा और सेना केवल सरहदों पर लगे रहेगी। इसके बारे में जरा, क्योंकि जानकारी बहुत कम है और इसलिए तमाम तरह की अलग अलग बातें हो रही हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस स्थिति को, इस समाचार की पुष्टि करें और इसका थोड़ा सा विश्लेषण करें कि यह है क्या। देखिए, क्या है कि हमारे यहाँ हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको जो कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म है उसमें सब सेना दिखती है। जबकि हम्म। कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ लगभग हर प्रकार की यूनिफॉर्म प्रेजेंट है। चाहे वो अर्धसैनिक बल के रूप में सीएपीएफ के रूप में बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, असम राइफल्स हो, और बहुत सारे एजेंसीज हैं। और एक सेना भी हमारी है। सेना का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं होता है। सेना का काम सरहद पे होता है या इंसर्जेंसी के टाइम पे वो आती है। चाहे वो एप्सा लगाती है, जब वो नॉर्थ ईस्ट में एप्सा लगाती है तो थोड़ा सा उसका पीरियड होता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। परंतु मूलतः सेना का काम सरहद पे लड़ना होता है, सरहद को सुरक्षित रखना होता है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपके पास अपनी स्टेट पुलिस होती है, उसके अलावा अर्धसैनिक बल होते हैं, चाहे वो आपकी सीआरपीएफ हो, और जो भी एजेंसीज हैं, बीएसएफ भी यूज होती है। तो ये कहना कि सेना को वापस बुलाया, ये अपने आप में एक गलत इन्फॉर्मेशन है। सेना को वापस नहीं बुला रहे हैं। कोई सेना पैक करके ट्रक में बैठ के दिल्ली नहीं आ रही है। सेना अपने बैरक में रहेगी। ये हम्म। जो सेना के यूनिट्स हैं, सेना अपने यूनिट्स में रहेगी, सड़क पे नहीं होगी। बहुत, और ये बात हमारे वो मित्र ज्यादा इस पे शोर मचाते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कभी कदम भी नहीं रखा है। मैं पिछले 3 साल 4 साल से कश्मीर जा रहा हूँ। मतलब अभी भी आपने जब बोला था तो मैं कश्मीर में बैठा था। तो वहाँ पर अगर आप देखें तो जो सड़क पे सुरक्षा है नागरिकों की, वो पूर्ण रूप से सीआरपीएफ के हाथ में है। सेना पे अननेसेसरी लोड नहीं डाला जाएगा। सेना को सरहद के काम के लिए रखा जाएगा और सीआरपीएफ को जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ है और जो एजेंसीज हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस भी क्यों ना हो, उनको बेटर वेपनरी और बेटर इक्विपमेंट के साथ इक्विप करा जा रहा है। अभी कुछ समय पहले मैंने एक गन की पिक्चर शेयर करी थी, तो लोगों ने मुझे सिखाया कि
भाई ये तो नागालैंड है, ये कश्मीर नहीं है। अब मैं के बहस करना नहीं चाहता क्योंकि कश्मीर में मैं रहता हूँ और नागालैंड भी मैं जाता हूँ। कम से कम इन चीज़ों पे मेरी जानकारी आम इंसान से ज़्यादा है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आम इंसान से ज़्यादा है। तो सेना बैरक में गई है, सेना बाहर नहीं आएगी और बाहर का प्रबंधन जितना भी है सुरक्षा का, वो सीआरपीएफ और जो एजेंसीज़ हैं, एसएसबी इत्यादि, वो लोग करेंगे। कहानी बस इतनी सी है। जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी ये अंतिम फैसले के दौर पर है और अब ये सारी कवायद जो है कि सेना वापस बैरकों में जाए, सिविल ड्यूटीज पे सेना न रहे, यानी कि शहर में बैरिकेडिंग्स लगा के सेना न खड़ी रहे, गाड़ियों की चेकिंग सेना न करे। तो और वाकई सेना का ये सब काम भी नहीं है। और कायदे से अगर सेना के नजरिए से कहा जाए तो इस तरह के कामों में सेना का इन्वॉल्वमेंट एक तरह से उनके एक्चुअल ट्रेनिंग को कमतर आंकना है, और दूसरा उनके मोरल को भी कहीं ना कहीं नीचे ले जाता है, जो कि वही उनकी अंतिम परफॉर्मेंस जो बॉर्डर पर होनी चाहिए। जी। अविनाश, ये तो वही बात हो गई ना कि हम फरारी गाड़ी खरीदें और उसका इस्तेमाल सब्जी खरीदने के लिए करें। तो वो बिल्कुल। तो नहीं होगा ना। फरारी का काम फरारी वाला करना चाहिए और सब्जी खरीदने वाला टहल के चले जाओ, पैरों को ज्यादा वो मिल जाएगी, एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो हम और देखिए, दूसरी बात ये है कि हमें कश्मीर को नॉर्मलसी की तरफ लेके आना है। हम्म। नॉर्मलसी की तरफ लेके आना है। एक तो सेना को वहाँ से हटाना है, लोगों के प्रेज़ेंस से, तभी नॉर्मल आएगी ना। अगर आप कल ये प्लान कर रहे हैं आने वाले वक़्त में, 6 महीने में, साल भर में, कि हम जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराएँ और चुनाव करा के एक स्टेट गवर्नमेंट का गठन करें, ताकि हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट से चले, तो आपको फिर सेना से तो बाहर आना ही पड़ेगा। तो इट इज़ अ ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आज नहीं करना था तो आज से 10 दिन बाद करना था या 10 महीने बाद करना था, प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा आपको। आप सेना को रख के और फिर बोलो अब हम नॉर्मलसी है या चुनाव करा रहे हैं, तो वो तो फिर उचित नहीं होगा ना। आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो सिविल अथॉरिटीज़ मेंटेन करेगी, सेना थोड़ी ना करेगी। जो अर्धसैनिक बल हैं वो करेंगे, जो पुलिस है वो करेगी, सेना नहीं करेगी। बिल्कुल। और यहाँ पे गौरव जी एक तकनीकी जो वजह आती है, तकनीकी जो कारण आता है, वो ये भी तो है कि जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा खत्म हो गया 370 के हटने के बाद, तो वहां पर आप अगर सेना की मौजूदगी अभी भी क्रिएट किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वहां स्थिति अभी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण नहीं है। तो ये तो एक खुशी का विषय होना चाहिए कि सेना हट रही है वहां से। क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये अच्छी बात है, सेना हट रही है, इससे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आयुष अविनाश भाई, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, मैं क्या बोलूं उन लोगों के बारे में। कहीं भी देश में किसी भी हिस्से में जमीनी अनुभव उनका शून्य है। लेकिन वो एक कैमरा चाहिए और एक लाइट चाहिए और यूट्यूब खोल के बैठ जाओ और फिर उसके बाद ज्ञान पेलना शुरू कर दो। तो जम्मू कश्मीर धीरे धीरे चुनाव की तरफ जा रहा है, नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सेना को वहां से हटाना है। अर्धसैनिक बल और जेके पुलिस, आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जी। और वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को वर्दी दिखते ही सेना ध्यान में आती है, बाकी फोर्सेस नहीं आती हैं। जैसे बीएसएफ है, तो बीएसएफ के बारे में मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब बीएसएफ सेना के साथ खड़ी होती है, तो बीएसएफ एक पुलिस फोर्स है। और जब हम्म। बीएसएफ पुलिस के साथ खड़ी होती है, स्टेट पुलिस के साथ, तो बीएसएफ सेना है। हम्म। तो ये जो मल्टी रोल हमारे अर्धसैनिक जो सीएपीएफ फोर्सेस हैं जो प्ले करती हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म पहनी है तो सारे सेना है, सेना नहीं है वो। जी।
और आपने दो बार जिक्र किया अपनी बातचीत में कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन कराने हैं तो आप वहां सेना लाद कर स्टेट इलेक्शन का माहौल नहीं बना सकते। और नहीं बना। जो है न तो राष्ट्रीय संकेत बड़े अच्छे जाएंगे, यानी आपके घर में भी संकेत अच्छे नहीं जाते हैं, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने भी आपके संकेत अच्छे नहीं जाते। यहाँ दर्शकों के लिए मैं आपसे अगली चर्चा शुरू कायम रखने के लिए से पहले दर्शकों के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद, यानी उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद, परसीमन चुनाव आयोग ने वहां शुरू किया। परसीमन का पूरा काम खत्म हो चुका है। उसके खिलाफ कुछ वहां पर आपत्तियां थी और अंतिम जो याचिका थी परसीमन के खिलाफ वह भी खारिज हो चुकी है। कुल मिला के अब वहां पर स्थिति क्या है? 104 सीटें, 104 सीटों से ये मामला, मतलब 183 सीटों से ये मामला बढ़ के 114 सीटों को हो गया है। इसमें क्या है कि 24 सीटें जो कि परंपरागत रूप से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की गिनी जाती हैं, वो यहाँ वैकेंट रहती हैं, खाली रहती हैं। ये सांकेतिक तौर पर हमारे लिए बहुत कूटनीतिक कदम है कि हम अभी भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की खाली रखते हैं, और ये हमारा दावा पीओके पर और भी ज्यादा मजबूत करता है। अब क्या स्थिति है कि वहां पर 5 नई लोकसभा सीटों का भी परसीमन के बाद एक जो नया मामला आया है। तो अब जब अंतिम दौर में है चुनाव आयोग ने, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का जब वो इलेक्शन घोषित कर रहे थे, जिसका कि आज रिजल्ट आ रहा है, उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त से जब ये पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कहां कहां चुनाव होने हैं ये हमें पता है, समय नजदीक आ रहा है। तो ऐसी जब सामने स्थिति है गौरव सर, कि जब आपको चुनाव कराना है, और यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपके सामने रख दूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब से जब ये पूछा गया ये सवाल कि कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से भारत सरकार सेना वापस करने जा रही है, तो उनका बड़ा अनुशासित जवाब था। आपको अच्छा लगेगा सुन के। उनका जवाब था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, उनका विशेषाधिकार है, वो सेना हटाना चाहते हैं तो हटा ले। तो मुझे लगता है कि कहीं उनको भी ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि सेना हट जाएगी तो फिर किस बात का वो रोना रोएंगे जी। बिल्कुल सही बात है। सेना, आप एक चीज़ और भी भूल रहे हैं जो दिमाग में नहीं आ रही है, कि हमारा G20 की मीटिंग है मैं उसमें आता जी। जम्मू कश्मीर में। ये हमारे पास एक मौका है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हमारा कश्मीर नॉर्मल है। और यही ये भी आगे की एक चुनाव प्रक्रिया की, और जम्मू कश्मीर को उसका पूरा क्या कहना चाहिए, ड्यूज़ देने के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल। सेना का हटाना मेरे लिए एक नॉर्मल कोर्स है, और ये आज नहीं तो कल तो होना ही है, और सेना हमेशा कोई जगह मेंटेन नहीं रह सकती। बिल्कुल, और ये तो खुशी की बात है। और आपने G20 का जिक्र कर दिया। मैं तो चुनाव के बाद, जब ये विधानसभा चुनाव का एक वहां का लोकल इशू में रख रहा था, तो उसके बाद G20 पर ही मैं आता। पाकिस्तान ने G20 में खुद को, तो खैर उसको किसी ने पूछा नहीं, खैर उसको पूरा विश्व नहीं पूछ रहा है तो भारत क्यों पूछे। ये अच्छी बात है कि अब हम कभी वो दौर बीत गया कि जब हम भारत की सरकार अपने आप को हमेशा पाकिस्तान से के मुकाबले रखती थी। तो ये तो अच्छी बात है कि अब हमने उसका नाम लेना छोड़ दिया है। लेकिन उसने G20 में शामिल होने आ रहे चीन, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया को शुरुआत में तो ये कहा कि आप उसमें भाग मत लो। और उनको सबसे ज्यादा दर्द है कि G20 जम्मू कश्मीर में क्यों हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से एक जब पूरे विश्व के जो विकसित देश हैं, उनके प्रतिनिधि, अंतरराष्ट्रीय पूरी मीडिया जब एक इवेंट के दौरान जम्मू कश्मीर में रहेगी, और उस समय वहां की स्टेट पुलिस सारा अनुशासन मेंटेन कर रही होगी, सेना, बॉर्डर स्टेट है तो सेना तो रहेगी, आपने कहा बैरकों में रहेगी, बिल्कुल साहब, बैरक में रहेगी, जितनी जरूरत होगी उतनी बॉर्डर पर रहेगी। अच्छा, अब एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास मैं एक छोटी-सी बात बताऊँ। पहले ये होता था कि कोई भी इंसर्जेंसी का जब पता चलता था कश्मीर में, और मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता था कि टारगेट आइडेंटि जब फॉरेन टेररिस्ट आते थे और टारगेट आइडेंटिफ़ाई होता था, उसके बाद अलर्ट जाती थी
टारगेट्स को एलिमिनेट करने के लिए। अब हम ये दायित्व आरआर से निकाल के और सीआरपीएफ के जो कमांडोज हैं या बीएसएफ के जो कमांडोज हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सोल्जर्स हैं उनके हाथ में जाएगा। तो यानी आप पूर्ण रूप से जो भी इंसिडेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब आप आरआर का सहारा या और जो सेना की टुकड़ियां हैं उनका सहारा ना लेके अपने हम्म। जो सीएपीएफ फोर्सेस हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस है उनका सहारा लेगी। इससे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि सेना आएगी, क्योंकि सेना जैसा कि 3-4 बार मैं बोल चुका हूँ, सेना का काम लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है और एक दिन तो सेना को जाना ही जाना है। जी। गौरव जी, मैं जिस प्रश्न को आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि आपका क्या नाता है और कितना गहरा नाता है जम्मू कश्मीर से और खास तौर से कश्मीर वैली से, और ऐसे स्ट्रेटजिक लोकेशन से आपका क्या वास्ता है। कश्मीर, खासतौर से वैली, आप लगातार वहां पर जाते हैं और मुझे लगता है कि कोई ऐसा महीना नहीं बीतता होगा जिसमें आप एक से ज्यादा बार कश्मीर वैली नहीं जाते हो। क्या बदला है 370 के बाद कश्मीर जमीन पर। सब कुछ बदल गया। कश्मीर सब कुछ बदल गया। मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, जबकि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने फ़ोटोज़ वग़ैरह डाल के कश्मीर के आपको दिखाऊँ और बताऊँ कि क्या बदला है। कश्मीर टोटली बदल चुका है। मैंने हमेशा एक बात बोली है कि कश्मीर की प्रॉब्लम हिंदू-मुसलमान नहीं है। कश्मीर की प्रॉब्लम श्रीनगर वर्सेस कश्मीर है। और ये जब चीज़ आप समझ जाएँगे कि श्रीनगर वर्सेस कश्मीर, तो आपको कश्मीर समझना आना है, लेकिन उसके लिए आपको कश्मीर में पैर रखने ज़रूरी हैं। पिछले सीज़न में 1 करोड़ 65 लाख टूरिस्ट गया था कश्मीर। इस सीज़न में जो अगले महीने से शुरू होगा, ट्यूलिप गार्डन के शुरू होगा, जी। उस सीज़न में आप लिख के रख लो 2 सवा 2 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर जाएगा। इस वक़्त की बात करें आज, आज है 2 मार्च। 2 मार्च की अगर हम बात करें, कश्मीर का हर होटल, हर कमरा अगले 3 महीने के लिए बुक हो चुका है। जी। ठीक है ना? तो कश्मीर पूरा बदल कश्मीर तो इंतज़ार कर रहा था कि कोई आए और उसको उस 370 हटाए, 35 से हटाए और हम खुले आसमान के नीचे साँस लें। और ये सारे जो भी हैं, ये मुसलमान लोग हैं। कश्मीर में 96% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। आज जब आप सड़क पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, चाहे वो शिकारा वाले हों, चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे होटल वाले हों, वो कहते हैं कि साहब हमने अपने जीवन में इतना इतना ज़्यादा बिज़नेस कभी देखा ही नहीं। जी। हम तो हैंड टू माउथ है। अभी मैंने हमारे मित्रों ने एक मतलब वैसे तो हम करते ही रहते हैं, अभी जो लेटेस्ट है, अवंतीपुरा एक जगह है, अवंतीपुरा टेररिज्म का हब माना जाता है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ये किसी समय ये था, आज से 4-5 साल पहले ये हालत थी कि इस जगह के हर घर से एक टेररिस्ट निकलता था। जी। AK-47 हर घर में होती थी। आज उसी घर के बच्चे हमारे उसमें कैंप में आते हैं 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 60 दिन के लिए और उनकी ट्रेनिंग होती है। चाहे वो सीआरएम रिलेटेड हो, चाहे वो फ्रंट ऑफिस हो, चाहे रनिंग अ होटल हो, चाहे और जो हो वो सारी चीज़ें। मेरा काम मैंने बहुत काम करा है गुरेज़ में। गुरेज़ में लोग नहीं जाते हैं क्योंकि वो 6-7 महीने तो बर्फ़ की वज़ह से बंद होता है। लेकिन गुरेज़ में आप बिलीव नहीं करोगे, हमने बच्चों के साथ मिल के पूरा एक इन्वेंटरी तैयार करी है, हाथ से बुने हुए मोजे, जूते और आपके शॉल इत्यादि, जो हम अगले सीज़न में ऑनलाइन बेचेंगे। जी। तो और ये बच्चे खुशी-खुशी आते हैं, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आप में सबसे ज़्यादा अगर गुरेज़ को कोई जानता है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हम मतलब हमारी जो मित्र मंडली है, आप समझ सकते हैं। जी। जी। उतना जितना गुरेज़ को मैं जानता हूँ और कश्मीर को उतना कोई नहीं जानता है, क्योंकि
आपने जैसे बोला मेरे तो हर महीने कदम वहाँ रहते हैं और कदम रहते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई नेता हूँ या अभिनेता हूँ या बहुत बड़ा बिज़नेसमैन हूँ कि मेरे पीछे सिक्योरिटी चल मैं तो आम इंसान हूँ, मुझे तो हवलदार तो छोड़िए एक चौकीदार भी नहीं मिलता है हुँ। और मैं ढूँढता रहता हूँ। तो कश्मीर बदल गया है भाई और कश्मीर कितना बदला है इसको जानने के लिए आपको कश्मीर में पैर रखना ज़रूरी है, घर में बैठ के ज्ञान फैलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने कहा ना कि आपके कैंप में बच्चे आते हैं, तो 2 राष्ट्रीय स्तर के बच्चे भी गुलमर्ग में गए। उनमें से एक बच्चे ने लाल चौक पे तिरंगा भी फहराया और 2 10 जनपद के बच्चे जो हैं, वहाँ गुलमर्ग में जाके बर्फ के गोले बना के अविनाश भाई आपने राष्ट्रीय बच्चों की बात करी कि उन्होंने लाल चौक पे जाके झंडा फहराया। आप हमारा काम नहीं देख रहे हैं। हमने लाल चौक पे मेरा जो कोर्स होता है, जी, कश्मीर में जो मैं कोर्स करता हूँ, मेरा पूरा बैच लाल चौक पे जाके जनगण मन गा के आया और हमने वो केवल तस्वीर, वीडियो दोनों देखा है। जी, झंडे ही नहीं फहराए, केवल राष्ट्रगान ज़ोर-ज़ोर से गा के आए। हमारे आस-पास जो भी पुलिस और सीआरपीएफ के जो बैरिकेडिंग या कह लीजिए जो स्पॉट्स थे, वो भी खड़े होके वंदे मातरम बोलने लगे और सबने सेलिब्रेट करा और ये केवल सीआरपीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो आम इंसान है। यहाँ तक कि एक बुज़ुर्ग मुसलमान वहाँ से गुज़र रहे थे तो वहीं पर लाल चौक पे एक चाय की दुकान है, तो उन्होंने आवाज़ लगाई, उन्होंने कहा, "पंडित, ये हमारे देश से बच्चे आए हैं, इनको चाय पिलाओ बढ़िया-सी अदरक वाली।" तो ये चीज़ें अनुभव की हैं, इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब यहाँ गौरव जी, चूँकि सोशल मीडिया को आप भी स्क्रॉल करते ही रहते हैं। ये दौर ऐसा है कि सोशल मीडिया के स्क्रॉलिंग से कोई बच नहीं पाता, नज़र पड़ ही जाती है। एक बात जो मैंने महसूस किया है, अब इसको आप कितना वैलिडेट करेंगे, ये आगे देखते हैं। एक बात जो मैंने महसूस की है, चाहे वो 370 के पहले का दौर हो, चाहे 370 और 35 कैपिटल ए हटने के बाद का दौर हो जम्मू कश्मीर का। शेष भारत को, मैं ये किसी के राष्ट्रवादी भावना का मैं अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन उसी के साथ ये बात भले हो सकती है कि हमारे कुछ दर्शकों को भी कड़ी लगे और लोगों को भी कड़ी थोड़ी-सी मेरी बात लगे। लेकिन चाहिए कश्मीर सबको। ऐसा कोई भी भारतवासी नहीं है जिसको कश्मीर नहीं चाहिए, वैली नहीं चाहिए, कश्मीर का एक एक इंच चाहिए। और तो और छोड़िए साहब, पीओके तो चाहिए ही चाहिए। वो अभी चाह बाकी है, मीरपुर भी चाहिए, मुजफ्फराबाद भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन कश्मीर में अगर विकास के काम में प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं, वहां अगर एक बड़ा बजट जा रहा है और कश्मीर वैली में बजट बजट जाने का ये पुराना दौर रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे कब की है, उसमें से कितना खर्च होता था ये अलग बात है। आज अगर बदली परिस्थितियों में जैसे ही कोई योजनाएं या कोई बड़ा बजट कश्मीर के लिए एलोकेट होता है, तो एक ऐसा वर्ग है विद इन द राष्ट्रवादी जिसको सबसे पहले दर्द होना शुरू होता है कि साहब ये देखिए, ये अपीजमेंट शुरू हो गया, ये अपीजमेंट शुरू हो गया। तो साहब ये बताइए कि आपने दिल में भावना और मुंह पे जबान पे नारे तो लगा रखे हैं कि कश्मीर चाहिए, और एक वो जो पुराना जुमला है कि फलाने मांगोगे तो क्या खीर देंगे और फलाने कर दोगे तो चीर देंगे, है ना? तो ये सब होने के बाद भी इस तरह का नरेटिव जब तब शुरू कर दिया जाना, इसको आप क्या गंभीरता से लेते हैं या गंभीरता से लिया जाना चाहिए, या क्या कहेंगे इस मानसिकता के बारे में? नहीं, अविनाश भाई इन लोगों को मैं राष्ट्रवादी तो बोलते ही नहीं हूँ। ये तो चवन्नी-अठन्नी वाले लोग हैं जो यूट्यूब और सोशल मीडिया से कमाई करते हैं। इनको 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 ना कश्मीर से कोई लेना-देना है, ना कश्मीर के विकास से कोई लेना-देना है, ना हिंदू से, ना मुसलमान से। मैं कश्मीर जाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कश्मीर भगवान शिव और माता पार्वती का शक्ति का भूमि है, ठीक है? आप कश्मीर जाइए, आपको सैकड़ों मंदिर मिलेंगे जो कि 500 साल, 5000 साल, 4000 साल पुराने हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, हमें कोई नहीं रोकता, बल्कि अभी मैं मेरी 25th एनिवर्सरी थी, तो मैं खीर भवानी टेम्पल गया था और वहाँ कश्मीरी पंडित जी आए थे, जम्मू से आए थे।
हमारी जी पूजा कराने हमने उन्हें विशेष रूप से जम्मू से बुलाया था और उन्होंने विधि-विधान से 3-4 घंटे की पूजा करी और जबकि मेरे जो सहायक लोग थे, वो सारे मुसलमान थे, जी जो वहाँ खड़े हुए थे। चाहे वो मेरी गाड़ी के ड्राइवर हों, चाहे वो मेरे साथ में दिए गए 2 लोग और हों, वो सब मुसलमान थे जी और उन्होंने भी प्रसाद ग्रहण करा और उसके बाद गए। तो देखिए, ये इन लोगों को राष्ट्रवादी कहना ही गलत है। राष्ट्रवादी का तो पहला नियम ये है कि आप अपने नेतृत्व पे विश्वास करें। आपने अपने नेतृत्व पे विश्वास ही नहीं करा। ये हो गई कश्मीर की बात। तभी आप देखते हैं ना कि मैं हमेशा लिखता हूँ कि भाई कश्मीर पीओके भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि आप बोलते हो हमें पीओके तो चाहिए लेकिन वहाँ का जो जनता उसके साथ आएगी वो नहीं चाहिए। तो उस जनता का आप क्या करोगे? दरिया में डाल दोगे। कश्मीर आपको चाहिए लेकिन कश्मीर के मुसलमान आपको नहीं चाहिए तो क्या करोगे आप? नए 13 लाख मुसलमान लाइन में खड़ा करके गोली मारोगे? मतलब मूर्खतापूर्ण बातों की एक सीमा होती है। यहाँ तो सीमा ही नहीं है। किस कश्मीर की बात कर रहे हैं आप? आपके बाप-दादा और सबसे ज़्यादा शोर कौन मचाता है? बुरा मत मानिएगा, मैं कड़क बोलता हूँ और साफ बोलता हूँ। कश्मीरी बिल्कुल पंडित सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं ना। 1860 में जब सारे मुसलमान महाराजा रणबीर सिंह के पास पहुँचे थे कि वो सनातन में वापसी करना चाहते हैं, तो किसने प्रोटेस्ट करा था? कश्मीरी पंडितों ने प्रोटेस्ट करा था। जी मुफ्ती मोहम्मद सईद जिसके जिसकी नाक के नीचे कश्मीर का 1990 का जेनोसाइड हुआ, वो कभी रिसर्च कीजिए कि मुफ्ती शब्द कहाँ से आया? मुफ्ती शब्द उसको एक कश्मीरी पंडित ने दिया। वो क्वालिफाइड मुफ्ती नहीं है, वो जी जी क्वालिफाइड मौलाना नहीं है, वो कभी मौलाना नहीं बना, वो कभी मुफ्ती नहीं बना। लेकिन उसके नाम से उसके घर की मस्जिद को उसके नाम से वो मस्जिद मैनेज करने लगा और बिना किसी ज्ञान के उसके आगे उस मुफ्ती लगाया और इन सारी चीज़ों का सपोर्ट करा उसके पड़ोसी जो कि कश्मीरी पंडित हैं। ये अनंतनाग की कहानी है। जी आप अनंतनाग अगर जाएँगे तो अनंतनाग डाउनटाउन में जितनी दुकानें हैं 90% 80% दुकानें हिंदू चलाते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे वो हिंदू कहाँ के हैं अविनाश भाई? वो हिंदू आपके आपके स्टेट के हैं। वो सारे उत्तर प्रदेश बिजनौरी हैं, वो सारे बिजनौरी हैं। क्या बात मैं मैं वही तो बोल रहा हूँ ना ज़मीनी हकीकत लोग जानते नहीं है। नाउ अनंतनाग एक ऐसी जगह है जो कि हब ऑफ टेररिज्म रहा है। जी ठीक है? ये आप सबने सुना है। लेकिन आपने सुना कि डाउनटाउन जो है, डाउनटाउन में 80% दुकानें बिजनौर के हिंदू चलाते हैं। नहीं आपको ये कोई पता है नहीं करता। आपको पता है कि अनंतनाग में कई ऐसे होटल हैं जो कि प्योर वेज होटल हैं, जिनको बिजनौरी चलाते हैं, उनका कुक, उनका वेटर, उनके सारे बिजनौर से आते हैं। सुना जी है आपने? नहीं मैंने बिल्कुल तो नहीं और मैं इसको मैंने थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा कि आखिर ये बिजनौरी कनेक्शन क्या है अनंतनाग का। आज से नहीं है, 40 साल से। हम्म ये सब जाके वहां पर काम करते हैं। तो अब होता क्या है, दुनिया में क्या चीज बिकेगी? भाई आपने कश्मीरी पंडित को मार दिया, सारे खड़े हो गए, दुनिया में बिकना शुरू हो गया। लेकिन 18 महीने में, पिछले 18 नहीं 24 महीने ले लेते हैं क्योंकि समय हो गया। जी 24 महीने में कश्मीर में लगभग 28 कश्मीरी पंडित भाइयों की हत्या हुई। ठीक? जरा मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 24 महीने में बंगाल में, केरल में कितने हिंदुओं की हत्या हुई? 4 गुनी है। मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं जी तो जी ये जो शब्द अब केरल में अगर हत्या हो रही है तो केरल में आपने आइडेंटिफाई करा बंदे को कि भाई ये आरएसएस का है, इस टाइम शाखा जाता है, इस टाइम घर जाता है, इस टाइम सब्जी लेने जाता है, इस टाइम दफ्तर जाता है। फिर आपने प्लान करा और उसे मार दिया। इसी को तो टारगेट किलिंग कहते हैं। जी बिल्कुल तो टारगेट किलिंग कश्मीर के बारे में क्यों बात करी जाती है? केरल और बंगाल कहाँ गए? अभी कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित को मारा है। उसी दिन यूपी में गैंगस्टर वॉर हुई है, कोर्ट में, आपने देखी थी। जी
तो आप कश्मीर को क्यों लपेट रहे हो? क्या यूपी में नहीं हो रहा है या बिहार में नहीं हो रहा है? यूपी तो चलो लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधर गया, लेकिन क्या बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, वहाँ हिंदू नहीं मारे जा रहे? तो कश्मीर में क्या टारगेट के लिए? तो ये एक पूरा सिस्टम है जो कश्मीर को बदनाम करना चाहता है, कश्मीर के लोगों को बदनाम करना चाहता है। हाँ, प्रॉब्लम है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, जी, लेकिन प्रॉब्लम है उसका छाती पीटने की जगह उसको सॉल्व करना भी तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल, और बिल आप अभी अभी अविनाश भाई, आप मेरे को 2 मिनट चीज़ बताइए, मैं ज़रा इम्पोर्टेंट है बताना, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ सिंस कश्मीर की बात हुई है। 1 फरवरी से 8 फरवरी तक मैं और मेरी पत्नी अपने 25वीं सालगिरह मनाने एनिवर्सरी मनाने के लिए कश्मीर में थे। तो हम पहलगाम से लेके श्रीनगर, गुलमर्ग, दूध पत्री, बहुत सारी जगह गए। हमारे पास गाड़ी थी जो कि एक हमारे ड्राइवर हैं, वो चला रहे थे वहीं के लोकल, और हम आराम से, मतलब हम पहुँचे नहीं, गाड़ी हमसे पहले पहुँचने वाला सिचुएशन, इतनी अच्छी सर्विस थी। जी, पूरा प्लान हमारा बनाया था एक कश्मीरी पंडित ने, ट्रैवल प्लान। सर्विस हमारी पूरी, ट्रांसपोर्ट सर्विस वहाँ के लोकल एक मुस्लिम नासिर भाई ने दी थी। जब एयरपोर्ट पे हम वापस आ गए और हम लोग फ्लाइट में बैठे, तो मैंने अपनी पत्नी से एक छोटा-सा सवाल पूछा। मैंने कहा, आपको 8 दिन में कितने बुरखे दिखे? जवाब पता है क्या था? यार ये तो हमने सोचा ही नहीं, एक भी बुरखा नहीं दिखा। अच्छा, अब आप चले जाइए अपने आजमगढ़ में, सहारनपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, कहीं पर भी चले जाइए, केरल में, बंगाल में, आपको कितने बुरखे दिखेंगे? बिहार के शहरों में चले जाइए, किशनगंज चले जाइए, जहानाबाद चले जाइए। जी, मैं आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमान शब्द तो एक ही है, चाहे वो यूपी का हो या हुँ, कश्मीर का हो। हुँ, लेकिन मुसलमान व्यक्ति अलग है कश्मीर का। कश्मीर के मुसलमान को सहारनपुर के मुसलमान, केरल, बंगाल के मुसलमान के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो आप अपने पढ़ने में गलती पहले दिन ही कर दोगे। आपका फंडामेंटली गलत होंगे। हुँ, समझ ठीक है। रहे हैं आप? और अभी जैसे हमने फ़ौज की बात करी, फ़ौज बैरक जा रही है, आपको एक चीज़ का ध्यान नहीं है, जो एक बहुत बड़ा कदम कश्मीर में उठाया गया है, प्रॉपर्टी टैक्स वापस आ गया है। जी, 1000 एकड़ से हज़ार गज से ज़्यादा का घर है तो प्रॉपर्टी टैक्स देना है। बिल्कुल, हाँ। और इस हाँ, ये जितने नेताओं ने, इन्होंने कई-कई हज़ार गज में अपनी कोठियाँ, और एक नहीं कई-कई बना रखी हैं। अब ये सब प्रॉपर्टी टैक्स देंगे। क्यों ना दें भाई? मतलब कश्मीर की देखभाल अगर सरकार को करनी है, तो उसका पैसा भी तो कश्मीर से ही आएगा ना। टैक्स बिल्कुल, तो आपको देना पड़ेगा, इनकम टैक्स आ ही गया, प्रॉपर्टी टैक्स आ ही गया। धीरे-धीरे कश्मीर को हम स्ट्रीमलाइन करके भारत के किसी भी अन्य राज्य या शहर के पैरेलल खड़ा करेंगे। और रहा सवाल इन्वेस्टमेंट का, कश्मीर में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो टूरिज्म का होगा, क्योंकि हुँ, कश्मीर इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है। और जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री जाएंगी वो अच्छा है, जाना चाहिए, लेकिन मूलतः वहाँ कश्मीर की इकोनॉमी चलेगी टूरिज्म से। और कमिंग सीजन में जब 2 करोड़ का क्रॉस करेगा टूरिस्ट, अविनाश भाई, पिछले सीजन में लोग गाड़ियों के अंदर बैठे हैं, खास तौर से जो हमारे सूरमा लोग हैं ना, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से गाड़ी जी, उठा के कश्मीर पहुंच जाते हैं बिना बुकिंग करे। वो सब पिछले सीजन में गाड़ियों में सोए थे, हुँ, हुँ, और केवल होटल ने टॉयलेट अवेलेबल कराने के लिए उनसे ₹200 से लेके ₹500 तक रेंट लिए थे। भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो कुछ होती है। बिल्कुल होती है, होनी भी चाहिए। हुँ, तो आप कश्मीर पे बात कीजिए, स्वागत है, लेकिन कश्मीर में पैर रखने के बाद फिर अपना ज्ञान पेलिए। कमरे में बैठ के ज्ञान पेलने से आपको कश्मीर समझ में नहीं आएगा। मेरा सुबह से शाम तक का काम काम है, मैं आज से नहीं जा रहा, मैं 2017 में पहली बार गया था, हुँ, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, और मैंने तब का कश्मीर देखा है। मैंने 2019 5 अगस्त 2019 की शाम को 5 बजे
मैं कश्मीर में ही था, ठीक है ना? तो और तब से लेके अब तक मेरे 45 ट्रिप हो चुके हैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो मैं औरों से ज़्यादा ही जानता हूँ। बिल्कुल। काफी बातें साफ हुई, बहुत सारा अंदर की और अनकही बातें भी आपने बताई। चलते चलते अगर मैं अब इस चर्चा के इस सत्र को अगर समेटूं, तो एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगा। एक नए तरह की आवाज भी उठ रही है, जिसमें यह है कि जम्मू स्टेट को अलग करिए। जम्मू अलग स्टेट की परिकल्पना और उसकी मांग भी, हालांकि ये कोई नई मांग नहीं है, मांग तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब जब 370 हट गया और उसके साथ जम्मू कश्मीर एक जो है वो सेंट्रल टेरिटरी है। हालांकि इसको जो है सरकार ने जब 370 लगाया था, उस समय भी गृह मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हम उसको जल्दी ही उसका जो स्टेटहुड है उसको बहाल करेंगे। ये ऐतिहासिक रूप से अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था। लेकिन ये जम्मू को अलग स्टेट बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखो अविनाश भाई, इसमें जो मेरा पर्सनल व्यू है, और इसके लिए मैं किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, ये मेरा पर्सनल सोच है। हम्म। अगर जम्मू स्टेट बनता है और कश्मीर अलग होता है, तो वो कश्मीर के लिए ब्लेसिंग होगा और जम्मू के लिए बर्बादी होगी। क्योंकि जॉइंट स्टेट रह के मैक्सिमम रेवेन्यू जम्मू से नहीं आता है, कश्मीर से आता है। ठीक है ना? हम्म। जो स्टेट कॉफर है, स्टेट ट्रेजरी है, उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कश्मीर से होगा, जम्मू से नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो माँग कर रहे हैं, ये वो बुझे हुए बम हैं, जिनको ये लगता था कि हम जम्मू कश्मीर करेंगे, 370 पर शोर मचाएँगे, 370 सरकार हटा नहीं पाएगी और हमारे एनजीओ वाला धंधा दबादब चलता रहेगा। फिर इन्हें ये लगा कि सरकार अगर हटाएगी तो हमारे चरण बंदन करेगी, उसके बाद हटाएगी। सरकार ने इनसे इनको भी घास नहीं डाली। तो हम्म। और अब इनको ये लगा कि एक आध केसेस लड़ के इन्होंने जीत हासिल करी है हाई कोर्ट्स में, तो इनको भारत रत्न मिलेगा, इनको विधायक बनाया जाएगा या एमपी बनाया जाएगा, तो सरकार उस पे भी घास नहीं डाल रही। तो हम्म। इन्होंने नया गेम शुरू करा है, जम्मू कश्मीर को अलग करो। तो ये जो माँग आज हो रही है, मैं पुरानी माँग की बात नहीं कर रहा, मैं जो कह रहा हूँ आज ठीक है। जो माँग हो रही है, ये ठीक है। पूर्ण रूप से सेल्फिश ड्रिवन है। ये अपने निहित स्वार्थ के लिए चलाई गई है। इसका ना कश्मीर से कोई लेना-देना है, ना जम्मू से कोई लेना-देना है, ना पंडितों से कोई लेना-देना है। हम्म। इसका पूर्ण रूप से एक ही है कि भई हमें भी रेवड़ी चाहिए, जो आप नहीं दे रहे हो। तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा। ठीक है। गौरव जी, जम्मू कश्मीर और बात तो हमने जरूर बात की शुरुआत हमने किया था कि कैसे वहां से सेना विड्रॉ हो रही है। तो वहां आपने बहुत अच्छी बात शुरू में ही क्लियर की कि कोई सेना विड्रॉ नहीं हो रही है, सेना सड़कों से अपने बैरकों में जा रही है और सड़कों पर रहना सेना का काम भी नहीं है। तो इस तरीके से कई अलग अलग बिंदुओं पर हमने बात की और अंततः बातचीत को हमने ये समेटा कि जम्मू अलग राज्य की जो मांग आ रही है वो कितनी जेन्युइन है। गौरव जी जी। आपको आपको कश्मीर जाना हो और मेरी आँखों से कश्मीर देखना हो, तो बताइएगा, मैं व्यवस्था करवा दूँगा। आप आइए, मेरे साथ चलना है तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको कश्मीर दिखाता हूँ, फिर आप बोलिएगा कि मैं कितना गलत हूँ, कितना सही हूँ। बिल्कुल। मेरा भी सौभाग्य और होगा कि कश्मीर कश्मीर पूर्ण रूप से सुरक्षित है। बहुत बड़ी बात, कश्मीर पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और 370 कैपिटल ए के समय में तो मैं श्रीनगर तक ही गया हूं, लेकिन 370 और कैपिटल ए 35 कैपिटल ए के बाद अ, हाँ, अविनाश भाई, जब जी। आप गुरेज़ जाते हैं श्रीनगर से, तो आप एक जगह पास करते हैं, राज़दान पास। राज़दान पास 12,000 फीट की ऊँचाई पे है। इस वक़्त वहाँ 10 फीट स्नो है, 30 अप्रैल तक स्नो पिघलेगी। वहाँ पर एक फ़ौज ने झंडा खड़ा करा है, हाईएस्ट पीक पे हाईएस्ट झंडा। हम्म। वो झंडा पूरी तरह से मेरी फंडिंग है, वहाँ मेरा नाम का पट्टी भी लगी हुई है। ये कोई छोटा-मोटा अचीवमेंट नहीं है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। इसीलिए हम पूरी अथॉरिटी के साथ
आपसे जम्मू कश्मीर पे बात करते हैं। और दर्शकों, जम्मू कश्मीर पे ये चर्चा कैसी रही गौरव प्रधान जी के साथ, तो आइए गौरव प्रधान जी को देते हैं धन्यवाद और गौरव जी से ये वादा लेते हैं कि उनसे अगली चर्चा नॉर्थ ईस्ट पे करेंगे। आज जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं गौरव जी के साथ, उस समय त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनावी परिणाम आ चुके हैं। जी भाई साहब, मैंने तो नवंबर में ही आपको बोल दिया था नागालैंड का सीएम बीजेपी का होगा। जी 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 जी। मैंने भी एक मंच पर अभी 7-8 दिन पहले नॉर्थ ईस्ट पर बात करते हुए वीडियो चर्चा में लगभग जो आज रिजल्ट आया है उसी तरह का कुछ मैंने भी आकलन दिया था। खैर, अगली चर्चा गौरव जी से नॉर्थ ईस्ट पर, उसकी सूचना हम अपने यूट्यूब दर्शकों को पहले ही दे देंगे। तो देते हैं गौरव जी को धन्यवाद आज की चर्चा के लिए, हमने उनका अच्छा खासा वक्त लिया। और दर्शकों, आपको नमस्कार और आपसे विदाई लेने से पहले आपसे फिर वही निवेदन कि प्रारब्ध यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि इस तरह की कोई भी चर्चा जब भी हम प्रारब्ध पर करें तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको जाए। गौरव जी, आपको एक बार फिर नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद। जी, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।